हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों इसमें 16 सेशन कर लिया है। आज जो करने वाले हैं वो है 17 क्रम का। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर आपका सेट है 17 और इसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे पहले इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस आने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैराथन क्लासेस आने वाली है और वो कौन सी मैराथन क्लासेस रहेगी, इसका 1 से लेकर के टोटल 20 तक जितने भी सेट यदि जिन लोगों ने करा है उनके लिए तो मतलब क्या कहा जाए, बहुत प्रॉफिटेबल है। जो नहीं करे हैं उनके लिए तो एक तरह से मतलब कि नहीं किए हैं उनके लिए भी प्रॉफिट है ना, और जो कर लिए हैं उनके लिए तो रिवीजन है एक तौर से। ठीक है ना, तो 1 से लेकर टोटल 20 तक के प्रॉपर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज में मैराथन क्लासेस होंगी। जैसे हिंदी का अलग होगा पूरा 1 से लेकर 20 तक के सब्जेक्ट का, है ना, 1 से लेकर 20 तक का सेट का। और फिर हिंदी हो गया, फिर आपका इंग्लिश होंगे, है ना, फिर ऐसा ही जीके जीएस रहेंगे, फिर आपका रीजनिंग रहेंगे, फिर मैथ्स रहेगा, सभी का अलग अलग प्रॉपर वाइज में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैराथन क्लासेस जरूर से जरूर जुड़िएगा। जैसे 20 सेट कंप्लीट कराएंगे जस्ट उसके नेक्स्ट डे जो होगा आपका मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। देखिए, टेस्ट सीरीज नंबर 17 आ चुके हैं, जिसमें पहला सेक्शन आते हैं हम लोग देखते हैं जनरल हिंदी का है। तो देखिए जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरल हिंदी में क्वेश्चंस पूछा गया है क्या, देखिए सेक्शन 1 जनरल हिंदी। क्वेश्चंस कह रहा है कि अस्थाई भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विभाव। क्या कहते हैं उसे, विभाव कहते हैं। आंसर हमारा डी करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। रस के 4 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो एक होता है अस्थाई विभाव, एक होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव और चौथा जो होता है आपका संचारी भाव होता है ना। विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं। जो विभाव है ये, इसके भी 2 काइंड्स होते हैं। कौन कौन, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। तो आलंबन किसे कहते हैं, आलंबन विभाव जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं, है ना। आगे देखेंगे, कह रहा भर पेट में कौन सा समास है। भर पेट में कौन सा समास है बताइए, तो आप बता देंगे कि तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, यह दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अव्ययी भाव समास है ये। कैसा है, तो अव्ययी भाव समास है। आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ में कौन है, बहुव्रीहि समास है ना। जैसे हम बोल दे तिरंगा, तिरंगा कौन सा समास है, तो आंसर बताएंगे द्विगु समास है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है कि मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है बताइए। मोहन जो है किताब पढ़ता है, तो आंसर बताएंगे यह जो है मोहन क्या करता है, तो किताब पढ़ता है। वही यदि हम बोल देते मोहन पढ़ता है, इसमें तो ये नहीं रीजन बताया था कि वो क्या पढ़ता है ना। यही बता दिया गया, यदि ऐसे रहता मोहन पढ़ता है तो आपका अकर्मक क्रिया हो जाता, लेकिन कह रहा है कि मोहन किताब पढ़ता है तो ये आपका सकर्मक क्रिया होगा, है ना। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे देखेंगे, इनमें कौन सा तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव बताइएगा, तो आंसर बता देंगे तद्भव जो है इसमें कंधा है ना। क्या है, कंधा। आंसर से ये बताएंगे, कंधा शब्द का जो है तत्सम रूप यदि आप बताना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा अस्कंध। क्या हो जाएगा, अस्कंध। अस्कंध होता है इसका तत्सम रूप, है ना। देखिए मत्स्य, मत्स्य जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा, मछली होगा। जैसे यहाँ पे दंत जो है ये भी तत्सम में है और इसका तद्भव क्या होगा, दांत होगा। मृत्यु जो है ये तत्सम में है, इसका तद्भव क्या होगा, मौत होगा, है ना। आगे देखिए, इससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कृत वाच्य हमें लिख के बताना है, क्या है बताइए। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, तो क्या बताएंगे, वह 2 पत्र लिखेगा, ये होगा ना इसका कृत्यवाच्य। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बन जाएगा। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्यवाच्य कहते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है बताइए, कौन सा प्रबंध काव्य है, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस जो है यहाँ पे काव्य है ना। महाभारत रहता तो वो भी काव्य होता। आंसर ए करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, कह रहा कि चिर चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रज भानुजा वे हल धर के वीर।
में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे ये जो चीर जवे जूरे जरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये ब्रिजभानुजा वे हल धर के वीर। देखिए ये ब्रिजभानुजा आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रिजभानुजा किनको बोला जा रहा है, तो ये यहाँ पे राधा जी को बोला जाता है ब्रिजभानुजा, है ना। तो यहाँ पे राधा और कृष्ण की बात हो रही है, तो इन दोनों के बीच क्या है संबंध? एक प्रेम प्रेमिका का है, तो इसका मतलब सीधे से आप याद रखेंगे चिपकना, है ना। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। तो यहाँ पे जब भी ऐसा है तो आप सीधे आंसर्स मारेंगे श्लेष अलंकार। आंसर्स हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? कृत्रिम मतलब क्या होता है? मेन मेड जो हम लोग बनाते हैं उसे कृत्रिम कहते हैं। तो क्या बताएंगे आंसर्स? आंसर्स बताएंगे प्राकृतिक, उसका जस्ट उल्टा, जो नेचुरल बना हो, जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण बताएंगे? सममात्रिक छंद का उदाहरण है, ये सभी है, चौपाई है, सोरठा है, दोहा है, ये सभी होंगे। आंसर हम लोग का डी करेक्ट बता दीजिएगा। कह रहा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार है? बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो बताइएगा, मौसम कौन कुटिल खम कामी, इसमें जहाँ पे बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाले इसे मतलब कि विभिन्न मतलब दूसरा अर्थ लगाए, वहाँ पे क्या होता है? बात कुछ और कही गई है और सुनने वाला कुछ और इसका अर्थ लगाता है, तो ये होता है विकृत अलंकार। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। राधा रति के समान सुंदर, इसमें कौन सी अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य का वाच्य कौन सा प्रकार होगा? कौन सा प्रकार होगा इसमें? इसमें भाववाच्य प्रकार होगा। आंसर्स सी करेक्ट बताएंगे इसमें। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज शब्द जो है उसका अर्थ नहीं है। क्या नहीं है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ चंद्रमा है, दांत है, पक्षी है, लेकिन इसका कपूर नहीं है। आंसर डी करेक्ट बता देंगे, इसका कपूर नहीं है द्विज का अर्थ, है ना। द्विज का अन्य पर्यायवाची ब्राह्मण, है ना, भूदेव, पंक्षी, ये सब होता है। देखिए अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? अनुचित बातों के लिए आग्रह, उसके लिए क्या होगा? तो आप बताएंगे दुराग्रह। आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे। सत्य के लिए आग्रह, उसके लिए क्या बताएगा? सत्याग्रह, है ना। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? अभी जस्ट हम लोग ने डिस्कस करा है। दूसरा क्वेश्चन को बता दीजिए कौन सा होगा। तो आंसर बताएंगे द्विगु समास। तिरंगा क्या है? द्विगु समास है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस सामाजिक शब्द या फिर पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी, दोपहर, चौराहा, ये सब का है द्विगु समास है। नीलगाय यदि पूछा जाए तो नीलगाय क्या है? नीलगाय आप बता देंगे कर्मधारय समास है। नीलगाय क्या है? कर्मधारय समास है। जैसे यथासंभव, यथासंभव क्या है? तो आप बताएंगे यथासंभव अव्ययी भाव समास है। पीताम्बर, पीताम्बर क्या है? तो बहुब्रीहि समास है। देखिए कह रहा है कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है बताइएगा? तो घ है। क्या बताएंगे? घ। आंसर सी करके बता देंगे क्या है? घ। यहाँ पे संघोष महाप्राण है। देखिए आलंबन तथा उद्दीपन, अभी जस्ट हम लोग ने डिस्कस करा है कि आलंबन और उद्दीपन क्या है? तो विभाव के दो प्रकार है। जैसे अस्थाई भाव विभाव होता है ना, जैसे रस के चार भेद है, तो रस के कौन कौन चार भेद है? अस्थाई भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव। उसी में जो विभाव है ना उसके दो प्रकार है, आलंबन और उद्दीपन है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव जागृत या उद्दीपित होने पर आश्रय में जो चेष्टा होती है उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? उन्हें क्या संज्ञा दिया जाता है? तो उन्हें दिया जाता है अनुभव। क्या दिया जाता है उन्हें? अनुभव। आंसर्स ए करेक्ट बताइएगा, है ना। उन्हें क्या दिया जाता है? अनुभव। भरत मुनि ने अस्थाई भावों की संख्या कितना बताया है? तो आंसर्स याद रखेंगे 8। कौन बताया है? भरत मुनि। और अस्थाई भावों के कारण जो होता है उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। संचारी विभावों की संख्या कितना है? तो आप बताएंगे 33 है। संचारी विभावों की संख्या 33। विधि का विलोम बताना है। विधि मतलब क्या होता है? कानून। तो कानून का हमें जस्ट उल्टा बता देना है। कानून का उल्टा क्या होगा? कानून का उल्टा निषेध होगा। आंसर से यहाँ पे सी करके बताइएगा। कानून का निषेध, ऐसे कानून का पूछा जाएगा तो इसका गैर कानून बताइएगा, ठीक है।
और निषेध का विधि होता है, गति का विराम होता है, और सौभाग्य का तो बता ही दीजिएगा, दुर्भाग्य। देखिए आगे कह रहा आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकतिया का अर्थ बताइए। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, तो आंसर बता देंगे कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में फंसना। आंसर सी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं हम लोग अग्रज, है ना, और जिसका बाद में हुआ उसे अनुज कहते हैं। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बनेगा यहाँ पे। आगे कह रहा है वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है, बताइए वह किस प्रकार का विशेषण है। तो आंसर बता देंगे वह जो है सर्वनामिक विशेषण है। आंसर सी करेक्ट बता देंगे, वह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। आगे क्वेश्चन बोला गया है क्या, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद बताना है। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अत्यल्प का बताइएगा अति जोर अल्प। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा, अत्यल्प का, है ना। आगे देखेंगे यथास्थान शब्द में कौन सा समास है, यथास्थान शब्द में कौन सा समास है। तो आंसर बता देंगे इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन है, अव्ययी भाव समास। आंसर सी करेक्ट होगा इसमें, है ना। त्रिभुवन पूछा जाए कौन सा समास है, तो त्रिभुवन आप बता दीजिएंगे द्विगु समास है ना। जैसे परमेश्वर पूछा जाए तो कर्मधारय समास बता दीजिएगा, ठीक है। और पीताम्बर पूछा जाए तो बहुब्रीहि समास। देखिए सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है, बताइए सही वर्तनी वाले। तो इसमें आप देख लें दावानल, ये बिल्कुल गलत है। दावानल ये बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका ये बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दावानल का अर्थ क्या होता है, जंगल की आग। देखिए आगे कह रहा अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, बताइए अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, क्या होता है। तो आंसर बताएंगे निर्वेद। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका निर्वेद नहीं होगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो है विस्मय होता है दोस्तों, ठीक है। निर्वेद गलत है दोस्तों, यहाँ पे विस्मय होगा। क्या होगा, विस्मय होगा। आंसर आपका ए करेक्ट होगा यहाँ पे, विस्मय। और जो निर्वेद जो होता है दोस्तों, ये किसका होता है निर्वेद, तो निर्वेद आप याद रखेंगे यह जो अस्थाई भाव का होता है, किसका होता है, अस्थाई भाव का। अद्भुत रस का विस्मय होता है ना। और रति दोस्तों, तो रति श्रृंगार रस का होता है। और भय तो आपको पता है। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ के उत्तर देना है। क्या कह रहा है, किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षा व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु दयाल चंद्र सोनी तो पूरे एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है अनभरणीयो शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तब साफ कह दिया, कहा कि यह पुस्तक उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताएं शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास होता है। उसकी सोई हुई शक्ति को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तब संभव है जब हम यह जान ले कि कौन सा बालक कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उनके शरीर और मन मस्तिष्क में कौन सी शक्ति सोई हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जो बालक शाला में मतलब पाठशाला में आया है उसको हम पहले पढ़े। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, तथा कौन कौन सी सुसुप्त शक्ति को लिए हुए वो हमारे सामने उपस्थित हुआ है। यहाँ पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब है ये हमें बताना है। तो क्या होगा पढ़ा लिखा होने का मतलब, तो आंसर बता देंगे यहाँ पे साक्षर होना। आंसर डी करेक्ट बताइएगा, है ना। नेक्स्ट जो आता है सेक्शन नंबर 2 मैथमेटिक्स का। देखिए क्वेश्चन से इसमें क्या पूछे गए हैं, यदि निम्न बर्तन का माध्य कितना दिया हुआ 6, तो पी का हमें वैल्यू बता देना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे पी है ना, इसी का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए इसको बना के देख लें हम। तो माध्य निकालने के लिए आपको करने होंगे पहले एक्स वाई निकालने होंगे, इस दोनों को मल्टीपल करके जो लिखते हैं, है ना, वो यहाँ पे जो सम करके आएगा प्लस में एफ जो आपका सम करके आएगा ये, है ना। तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे बस। चलिए इसको गुणा करके लिखते हैं हम लोग, 2 और 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक, प्लस
4 और 2 में करेंगे तो 8 लिखेंगे, प्लस 6 और 3 में करेंगे 18 लिखेंगे, फिर 10 और 1 में करेंगे तो 10 लिखेंगे, है ना। और फिर इसमें करेंगे 2 और p में तो प्लस में 2p होगा, और प्लस 5 और 2 में करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, इतना होगा। और अपॉन में क्या बच गए हमारे पास, तो बट्टे में बच गए, टोटल को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 3 और 2 5, 5 या 3 8, 1 9, 9 2 11, टोटल 11 है, जिसमें माध्य कितना दिया हुआ 6, इक्वल में 6 रखेंगे तो ये 11 और 6 में गुणा करेंगे तो सीधे 66 यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसे 6 छोड़ दीजिए, ठीक है। इक्वल में हम लोग सीधे यहाँ पे 66 लिख लेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 6 8 18 10 और ये 10 इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, तो जोड़ लेंगे, कितने आ जाएंगे टोटल हम लोग के पास, इसे इंक्लूड करिए यहाँ पे, तो जोड़ेंगे आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे 2p और प्लस हो जाएगा 52, है ना। और इक्वल में तो 66 है ही हम लोग का, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 66 में से 52 घटाइएगा तो आपके पास आ जाएंगे 14, और ये 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, 2 से काटिएगा तो p का वैल्यू 7, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं। ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है यहाँ पे √3 और बटे 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस अब दिया है cos 30 का भी सेम वही होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस cot 45 का वैल्यू 1 होता है, प्लस sec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बताएंगे 2 होता है, तो 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे करेंगे तो 3/4 हो जाएंगे, इसे ब्रेक करेंगे 3/4 ही होगा, प्लस 1 रहेगा, ये 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब देखिए इसे आगे हम लोग इंक्लूड करते हैं तो 4 और 5 हो जाएगा ये, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 ही रहेगा, ये 3 और 3 6 हो जाएगा, प्लस ये 5 हो जाएंगे, है ना। अब एलसीएम लेते हैं हम लोग तो कितने हो जाएंगे, ये 4 ही रहेगा एलसीएम हमारा, एलसीएम 4 रहेगा। इसे हम लोग और भी काट सकते हैं, 2 से 3 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, तो यहाँ पे 2 एलसीएम हो गए, ओके। तो ये 10 और 3 13, यानी कि हमारा 13 और बट्टे 2 आना चाहिए। 13/2 है क्या ऑप्शन में, तो यस ऑप्शन नंबर आपका ए है 13/2। देखिए आगे कह रहा है कि एक पुस्तक को 25.65 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, यदि वह उसे 31.05 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमें बताना है कि कितना होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे 25.65, यहाँ पे देखेंगे 25.65 रुपया जो है वो किसके बराबर है, तो आप बताएंगे 95% के बराबर, क्योंकि वो 5% हानि पे बेच रहा है इसे, ठीक है। तो ये 95 के बराबर होगा, क्योंकि 100 में से 5 घटेगा तो 95 के बराबर हो जाएगा। तो इसे देखिए अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तब 31.05 में बेचे तो उसका लाभ या हानि होगा, ये हमें बताना है। तो सीधे हम लोग रखेंगे 95 और बट्टे आ जाएगा ये 25.65 और गुणे हो जाएगा आपका 31.05 से। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितने आ जाएंगे, ये डेसिमल से ये डेसिमल कट जाएगा तो बच गए 95 गुने 3105 अपॉन में आ जाएगा 2565, ये आ जाएंगे। चलिए इसको हम लोग काट के देखेंगे तो आप काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 115, मतलब कि हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना प्रतिशत का हुआ है, टोटल 100 था उसमें से 115, मतलब हमें 15% का प्रॉफिट सीधे दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। आंसर्स आपके डी करेक्ट आ जाएंगे 15%। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की हमें स्पीड बताना है, गति कितना होगा। चलिए इसके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, उसको जब आपको पता होगा तो वो आसानी से बना पाएंगे। कह रहा है एक जो है 205 है, ठीक है, दूसरा जो है 110, हम लोग पूरे टोटल डिस्टेंस को घटा लेंगे और जो है हमारा जो समय है उसको भी हम घटा लेंगे, कितना कितना है, तो 18.25 में से घटा लीजिएगा 13.5, है ना। तो घटाइए यहाँ पे आ जाएंगे आपके 95, इधर घटाएंगे तो 4.75। चलिए इसको हटाइएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएंगे। चलिए इसको काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 20, और 20 जो मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि ये सभी मीटर में है और ये सेकंड में है, तो हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 5 चौके 20 यानी 18 चौके 72, और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यस ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, तो राइट आंसर
सी करेक्ट होगा। कह रहा है एक कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ठीक है, इतने लीटर में इतना दूरी ट्रेवल करती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितने दूरी तय करेगी, बस यहाँ पे डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं। ये 44 और बट्टे कर देना है, ये आ जाएगा, बस आपका 1 लीटर का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 44 और बट्टे में आ जाएगा कितने, तो 4 दूना 8 और 3 11 और बट्टे हो जाएगा 4। मीन्स सीधे ही से हम लोग काट देंगे कितने टाइम्स में, तो आप काटेंगे 4 टाइम में और 4 गुना हो जाएगा, यानी 16 किलोमीटर चलेगा। कितने में, तो 1 लीटर में वो चलेगा 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, तो हमेशा समानांतर होती है। क्या होती है, हमेशा समानांतर। कैसे, तो ये वृत्त है ना, यहाँ पे हमने एक व्यास डाल दिया और जस्ट इसके ये और ये बोलिए क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, तो यस एक दूसरे के समानांतर होती है। आंसर ये करेक्ट होगा। यदि लिखा गया है यहाँ पे 686 को 4 भागों में विभाजित करना है, जिनके अनुपात दिया हुआ 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3 रेशियो और 4, तो पहला भाग क्या होगा ये हमें बता देना है। चलिए पहला भाग हम लोग निकाल के देखते हैं। पहले तो रेशियो निकलेंगे, क्या क्या है हमारे पास 1/2, ठीक, दूसरा क्या है 2/3, तीसरा क्या है 3 है और चौथा हमारा 4 है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे एलसीएम, कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 और ये 2 यानी 4 और ये 6 यानी में 18 और ये 6 मतलब 24 हो जाएंगे। तो इस 6 को हटा दीजिए, हमारे पास आ गए हैं 3 4 18 और 24। ये हमारा चारों रेशियो आ चुका है। इसी रेशियो को हमें कितने में 686 को बांट देना है। टोटल को जोड़ते हैं, टोटल जोड़ने पे कितने आ जा रहे हैं हमारे पास, तो टोटल जोड़िएगा। पहले तो इसे रिमूव करिए, कितने आ गए हैं 3 4 18 एंड 24, ये रेशियो है हमारे पास। अब इस रेशियो को इंक्लूड करें 24 18 4 और 3 सभी को ऐड करते हैं तो 49 आ रहा है। हमें किसका निकालना है, तो आप बता देंगे कि ए कौन है, तो ये वाला है, यानी 3 का कितने वैल्यू है, तो 686 रुपया है। बस इसे काटिए, इसको कितने टाइम्स में कटेगा 14 टाइम में, 14 तिया कितने होते हैं 42, मतलब ए का जो भाग होगा वो कितना मिलेगा 42। तो देखिए 42 है क्या, यस ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है 42। देखिए आगे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्क होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसमें भी यदि रैकरिंग दिया है तो सबसे पहले रैकरिंग का वर्क, तो देखिए यहाँ पे रैकरिंग है, इससे पहले हम लोग करते हैं। तो आप बताइए 25 में से 30 घटाइए तो -5 आएगा, -5 और माइनस 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 क्या होंगे प्लस, तो आप बताएंगे यहाँ पे +5 हो जाएगा, +5 और ये 27 कितने हो जाएंगे 27 और 5, तो आप बता दीजिएगा कि ये 32 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग ने कैलकुलेट किया और कितना आ गया हमारे पास 32 आ गया, और माइनस है तो माइनस डालेंगे यहाँ पे, और 24 है तो 24। अब देखिए 24 में से 32 घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे -8, -8 आ जाएगा। ठीक है, -8 नहीं, यहाँ पे तो ये हो आपके पास 24 घटाइए तो 12 से यहाँ से 4 तो 8, हाँ बिल्कुल ठीक है, -8 रहेंगे। ओके, हम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, कितने आ गए हमारे पास -8 आ गया है। अब माइनस माइनस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, आपका प्लस हो जाएगा, और ये 23 इसमें इंक्लूड होगा, तो 23 और 8 कितने हो जाएंगे 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया कि 31 आ गया। अब 31 माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस है, यहाँ पे लिखेंगे 22। अब बताइए 31 में से 22 घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 से 2 घटाइएगा तो 9 है ना, और ये कैंसिल, मतलब माइनस में हमारे 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। देखिए दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, तो क्या समय नहीं निकाल लेंगे, और हमें समय जो चाहिए वो सेकंड में चाहिए, तो हम ये जो किलोमीटर पर आवर है इसे मीटर पर सेकंड में पहले बदल लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग बदलते हैं। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास 450 ये जो है हमारा दूरी दिया हुआ है, इस दूरी को रखेंगे मीटर में ही, लेकिन कि ये जो 20 हमारा किलोमीटर पर आवर है इसे हम लोग चेंज करेंगे 5 और बटे 18 से गुना करके, ये हमारा अब आ गया मीटर पर सेकेंड में। चलिए इसे हम लोग काटते हैं, 0 से 0 कटेगा, 5 से 9 टाइम में है ना, 2 से काटिए 9, यानी कितना आ गया 81 सेकेंड आ गया। 81 देखेंगे, ऑप्शन नंबर आप दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 81 सेकेंड आएगा। देखिए तो आपको पता होगा कि ये समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होता है ना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। देखिए कह रहा अनुपात दिया हुआ है 75 और 125 का,
तो इसके सरलतम रूप को हमें बताना है। 25 और 75 और 125 है ना, 75 लिखेंगे और 125। देखिए 25 से 25 दिया है और 25 से 25 बचे, 3 और 5 का रेशियो, इससे छोटा तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता देंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया है 8%, 12% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, ये हमें बताना है। जस्ट ए बी फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। पहला है 8 और दूसरा 12%। तो ए बी फार्मूला ये होता है ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस होता है ए बी अपन होता है 100। यही है ए बी फार्मूला, बस यहाँ पे रखना है। पहला क्या है 8% बढ़ रहा है तो 8 प्लस दूसरा 12% प्लस, और यही लिखेंगे हम लोग 8 और गुने 12 और बटे 100। देखिए 8 और 12 कितने हो जाएंगे 20 और प्लस ये गुणा कर देंगे कितने हो जाएंगे 12 अट्ठे 96 होते हैं, 96 और 100 से डिवाइड करेंगे मतलब डेसिमल 96 होंगे, इसको जोड़ लेंगे कितने 20.96 हो जाएगा। तो ये इतना इंक्रीज हमारा करेगा, मतलब इतना बढ़ेगा, है ना। तो 20.96 कहाँ पे है देखेंगे तो आंसर बता देंगे, वो है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, 20.96 बढ़ेगा। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आपको बताना है जिसकी शीर्ष दिया हुआ है। चलिए हम लोग निकालते हैं ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो ये रहता ही रहता है, इसे याद ही कर जाइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो बहुत आसानी से बनाएंगे। 1/2 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x1, है ना, और x1 कौन है ये भी बताते। देखिए ये x1 है आपका, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x1 इंटू हो जाता है y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ओके। प्लस में लिखेंगे हम लोग x2, यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1, ओके, और प्लस लिखेंगे x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 और माइनस हो जाएगा y2। ये यदि फार्मूला याद होगा तो सपोज आप एकदम से निश्चिंत होकर रहे कि एक नंबर आपको कोई नहीं काटने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 x1 का वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो x1 का वैल्यू है -4, है ना, यहाँ पे -4 देख रहे हैं, -4, ठीक है। y2 कौन है आपका 3 है, तो 3 रखिए, 3 में से y3 क्या है 0, 0 घटा दीजिए, प्लस x2 क्या है तो 0 है तो 0 रखेंगे आप, y3 क्या है तो 0 है आपके पास, 0 रखिए, माइनस y1 0 है तो 0 रखिए। देखिए आगे x3 कितना है तो आप बताएंगे 0 है, 0 रखिए, y1 कितना है तो y1 0 है, माइनस y2 कितना है 3 है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1/2 ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1/2, और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये -4 और 3 गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, माइनस में हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। बाद बाकी ये सभी कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि 0 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, सीधे से यहाँ पे रहने देते, 2 से काटिए, मतलब हमारे पास -6 आएगा। और आपको बताए दोस्तों जब ये -6 आ गया तो जो हमारी एरिया होती है ना उसके माइनस में नहीं दिखाया जाता है, ठीक है ना। जो भी हमारा क्षेत्रफल आएगा वो माइनस में नहीं इंडिकेट, देख रहे हैं यहाँ पे 6 क्या माइनस में दिखाएगा नहीं, तो आपको पॉजिटिव में ही लेना है, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। माइनस में आंसर आएगा उसके लिए घबराना नहीं है, आंसर आप पॉजिटिव वाला है बताएंगे, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन आपका है क्या कि लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपया है। वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च कर देती है। देखिए 20 ग्राम पनीर 1 लीटर दूध से बनता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20 ग्राम जो है पनीर, 20 ग्राम पनीर 1 लीटर दूध में बनता है, ओके ना। और कह रही है 20 केजी पनीर के लिए दूध की मात्रा कितनी होगी, तो सीधे हम लिखेंगे 20 और गुन्ने 1000 1 लीटर के लिए, अपॉन में हो जाएगा हमारा कितना 200, काटिए ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो और 2 से काटेंगे 10, यानी कितना चाहिए तो आप बता देंगे 100 लीटर चाहिए, है ना। और उसका खर्च बता देना है। ये देखिए 100 लीटर तो आ गया, लेकिन 1 लीटर का 40 रुपये है तो सीधे 100 लीटर का कितना हो जाएगा 4000, तो आंसर वो खर्च करती है 4000 रुपया, आंसर बी करेक्ट बताइए। क्वेश्चन कह रहा है क्या 882 और बटे 1922 का हमें वर्गमूल बताना है। देखिए वर्गमूल कितना आसान है, बस इसको पहले 2 से आप भाग करिए, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 नम्मा 18 और 2 छके 12, 2 एकम 2, ठीक है। अब 441 किसका स्क्वायर रूट होता है तो आप बता देंगे 21 गुने 21 करेंगे तो, है ना। और 961 किसका होता है तो ये 31 का होता है, किसका होता है 31 गुने 31 करिएगा तो आपके आएंगे, है ना।
तो ये आप सीधे से बता देंगे 21 और बटे 31। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे आगे क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसे भी सॉल्व करना है। चलिए 108 रूट में है, प्लस में 243 है रूट में, तो इसका वैल्यू दिया है 25.98। तो हमें 147 और प्लस 192 का वैल्यू बता देना है रूट में जो है इसका क्या होगा। तो देखिए 108 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 नंबर 108 लिख सकते हैं, 12 नंबर 108। ठीक है, इस 9 का क्या होता है, 3 होता है, इसे हम लोग 4 3 12 लिख सकते हैं। तो आप बताएंगे बिल्कुल। 4 का भी 2 लिख सकते हैं, मतलब अंदर में रह जाएगा सीधे 3 और बाहर में आ जाएगा आपका 2 और 3, मतलब 6 रूट हम लोग 3 लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं हम लोग 108 को बिल्कुल। आगे आइए 243 को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। 243 को यदि आप देखेंगे ना तो ये 9 का क्यूब होता है। किसका होता है? 9 का बोल रहे हैं, ये होता है 7 का क्यूब, है ना। किसका होता है? 7 का क्यूब। 1 मिनट इसे देख रहे हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम, बिल्कुल यहाँ से हम लोग 9 निकाल सकते हैं बाहर और अंदर रह जाएगा 3 आपका। ठीक, ये हो सकता है। तो देखिए हमने क्या लिखा कि 6 बाहर और रूट 3, ये 108 के लिए, और 9 बाहर और 3 अंदर, ये 243 के लिए। इसका वैल्यू है 25.98 दिया हुआ है। क्या 147 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या? तो 147 को आप लिख सकते हैं 7 से 2 टाइम में और 7 से 1 टाइम में। 21 लिख सकते हैं, 7 से हमने गुना करा तो ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 और गुने 3, यानी 7 बाहर आ जाएगा और अंदर में रह जाएगा 3, है ना। ठीक है, 192 के लिए लिखेंगे पहले हम लोग। 192 इसका, इसके आगे है 7 रूट और 3 आ गया है। 192 का क्या कह सकते हैं हम लोग, तो 8 से काटिए, 8 से 16 टाइम में और 3 8 चौके 32, ये 8 टाइम में कटा। ये हम लोग लिख सकते हैं 8 और 3 गुना, मतलब सीधे लिखेंगे कि 8 बाहर और 3 अंदर, है ना। यहाँ 7 बाहर और 3 अंदर, और यहाँ पे 8 बाहर 3 अंदर। चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 7 रूट 3 और प्लस 8 रूट 3। ठीक है, 7 और 8 कितने होंगे, 7 8 8 जोड़िएगा तो 15 रूट 3। 15 रूट 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 रूट 3 था और प्लस में 9 रूट 3 था। इसका वैल्यू कितना था, 25.98। 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15 रूट 3। देखिए ये 15 रूट 3 का ही वैल्यू दिया हो 25.98, तो ये 15 रूट 3 का वैल्यू उतना ही तो होंगे ना। तो आंसर क्या बताएगा, सेम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखेंगे, यदि समीकरण दिया हुआ हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल 5, 6x माइनस 2y इक्वल के का कोई हल ना हो तब क्या होगा, कोई हल ना हो तो देखिए कोई हल ना हो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो वो याद रखेंगे आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 डजंट इक्वल c1 अपॉन c2। ये कोई हल ना हो इसके लिए ये फॉर्मूला है, ये याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए a1 क्या है आपके पास 3 है, a2 क्या है आपके पास 6 है, इक्वल b1 क्या है, तो आप बताएंगे y मतलब कि यहाँ पे क्या बता देंगे कि 1 है ना, वो भी नहीं तो माइनस में है। b2 क्या है, तो b2 माइनस में 2 है आपका। डजंट इक्वल c क्या है आपके पास, तो यहाँ पे माइनस में 5 बताइएगा। और c2 क्या है, तो c2 यहाँ पे बता देंगे k है आपका। ठीक, अब चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमें k का वैल्यू बताना है, तो k के लिए या तो ये रखेंगे या तो इसको और इसको रखेंगे, है ना। दोनों में से कोई एक रखिए जो आपको पसंद। तो चलिए हम लोग पहले इसी को लेके देखते हैं, दोनों का एक ही आंसर आएगा। तो इसे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो k इक्वल आ जाएगा 10, मतलब k का जो वैल्यू आएगा वो डजंट इक्वल 10 आना चाहिए, है ना। मतलब हमारा जो वैल्यू आएगा वो k डजंट इक्वल 10 होना चाहिए। देखिए है क्या ऑप्शन, तो यस ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, तो राइट आंसर सी बता दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सोहम की आयु पाठ से 10 वर्ष कम है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की दुगुनी आयु से 4 साल अधिक थी। तो सोहम की वर्तमान आयु हमें बता देना है कि कितना हो जाएगा। हम मान लेते हैं सोहम की वर्तमान आयु x और पार्थ का x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे है सोहम और यहाँ पे है पार्थ। सोहम की क्या हमने बताया, सोहम का x बता दिया और पार्थ का x प्लस 10 बता दिया, क्योंकि 10 साल आगे है ये। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये 3 गुना हो जाता है ना, जब 8 साल पहले की बात हो तो x माइनस 8 ये 3 गुना हो जाता है। ठीक, इक्वल ये कह रहा है क्या कि x प्लस 10 जो है ना, x प्लस 10 जो है यह क्या हो जाता है, माइनस 8 करेंगे तो यह जो है कि 2 गुना हो जाता है, और कितना, तो 4 साल इसकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएंगे 3x और माइनस हो जाएगा 24, 8 3 24। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा और प्लस में 4 रहेगा। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 24, इसे आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएंगे आपके पास 2x
और +4 और +4, यानी कि आप बताएंगे ये 3x है, इधर आके घटेगा तो x इक्वल ये 24 उधर जाके चला जाएगा, तो 8 और 24 कितने हो जाएंगे, 8 और +24 जोड़ लीजिए तो आपके पास हो जाएंगे 32। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो 32 वर्ष आ गया। हमें किसका निकालना था, तो सोहम का है। सोहम क्या था, x का वैल्यू आ चुका है 32, यानी ऑप्शन नंबर आप बता देंगे कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया 32, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, कि एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 20% हानि पर जूट बैग का विक्रय मूल्य जो है 48 रुपया दिया हुआ है यहाँ पे हमें, है ना। 20% की जो उसको लॉस होती है उसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 48 रुपया। ओके, जब जूट बैग का क्रय मूल्य हम फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे कि विक्रय मूल्य और बट्टे हो जाएगा जो हमें हानि हुआ है 20, तो मतलब 100 में से 20 घटेगा 80 और गुने 100 लिखेंगे। तो काटिए 20 से काटिए, 20 चौके और 20 पच्चे, 4 से काटेंगे 1 और 2 मतलब 12 पच्चे 60 रुपया। ये क्या आ गया आपका, तो ये बता दीजिएगा क्रय मूल्य आ गया 60 रुपया, क्रय मूल्य आ गया। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 20% लाभ कहने का मतलब है क्रय मूल्य और गुने 120 हो जाएगा, 100 + 20, 20% लाभ हो रहा है तो गुने 100, है ना, बटे 100 होगा। काटिए 0 से 0, 0 से 0, 12 छक्के 72 रुपये, यानी कि वो जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 72 रुपया। कब, जब उसे 20% का लाभ होता है। तो आंसर कितना बनाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 72 रुपया। देखिए अब कह रहा है 2735 को 4 सालों के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज कितना होगा, ये हमें बता दें। देखिए एसआई कितना सिंपल है, यहाँ पे हम निकालेंगे कि एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो कितने हैं पी आपके पास 2735 गुने रेट और समय बट्टे आप लिखेंगे 100, काटिए इसको तो ये 27 है, 2735 इसको काट दीजिएगा तो आपके पास आ जाएंगे दोस्तों 547, है ना। 547 जो ऑप्शन नंबर हमें बी दिख रही है, तो हमारा ऐसा ही कितना आ गया, मतलब इंटरेस्ट जो आ गया वो 547 आ गया, राइट आंसर बी करेक्ट हो गया। देखिए आगे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए निम्नलिखित समीकरण को हमें हल करना है। चलिए इसे हम लोग हल करके देखते हैं क्या आएगा। हमारे पास जो भी लिखा गया है इक्वेशंस वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए इक्वेशंस है हमारे पास 2 के पावर 2x और +3 माइनस है 17 इक्वल है 9। यहाँ पे लिखा गया है 2 के पावर x माइनस 2 है ना। चलिए इसे हम लोग आगे बनाते हैं। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2x और गुने 2 के पावर 3, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। माइनस रहेगा हमारा 17 इक्वल में है 9 और यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर x और -2, है ना। तो इसे हम सपोज कर लेते हैं 2 के पावर जो है हमारा x, हमने इसको सपोज कर लिया t मान लेते हैं, है ना। 2 के पावर x को हमने t मान लिया, देन हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे t का होल स्क्वायर माइनस ये 17 माइनस हो जाएगा 90, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 18, 9 दूना 18 इक्वल 0। चलिए यहाँ से हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9t और प्लस हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि 17 माइनस में है 18 प्लस में है तो 1 हो जाएगा 0। अब देखिए ये t है आपका, यहाँ से फैक्टर आप निकालेंगे तो 8t का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8t और यहाँ पे हो जाएंगे -t और प्लस लिखेंगे 1 इक्वल 0। इसमें कॉमन कर सकते हैं और इसमें कॉमन, तो कॉमन करिए, इसमें क्या हो जाएंगे आपके पास कॉमन, तो यहाँ पे लिखेंगे 8t का होल स्क्वायर माइनस 8t और माइनस में t और प्लस 1। तो इसमें और इसमें हमने कॉमन करने के लिए बोला तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 8t कॉमन होगा, बचेगा क्या यहाँ पे t और प्लस, t और माइनस बचेगा t -1, यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे तो 1 t और -1 बचा इक्वल 0। मीन्स हमने t -1 एक आया और दूसरा जो है 8t और -1 आया इक्वल 0। देखिए तब यहाँ से आप फाइंड करेंगे क्या, एक t का वैल्यू आ गया 1, दूसरे t का वैल्यू निकालिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 1/8 आ जाएगा, ठीक है। एक आया है 1, एक आया है 1/8, तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 1/8 और हमारे पास, क्योंकि हमने
अभी तो ये टी का वैल्यू आया और टी क्या था हमारा, देखिए टी या तो 1 रखिए या तो 1/8 रखिए। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, हम लोग 1 रखते हैं तो इसका फुलफिल कर जाएगा क्या, तो चलिए हम लोग 1 को ही लेके चलते हैं। और हमने क्या लिखा था कि 2 के पावर x को ही हमने t माना था, याद है ना, जस्ट उसी को हम लोग यहाँ पे फुलफिल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था कि 2 के पावर x इक्वल 2 के पावर -3 है ना, और 2 के पावर x जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 0। तो x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू -3 है, देन x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम यहाँ पे क्या बता देंगे कि x की वैल्यू एक 3 आ गई और एक है 0, एक -3 आया है और एक 0 आया, यानी आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा आंकड़ा दिया गया है ये, इसका माध्य माइनस माध्यिका का मान क्या होगा, ये हमें बता देना है। चलिए पहले तो हम लोग माध्य निकाल लेते हैं, सभी नंबरों को जोड़ करके और जितनी संख्या है उसे डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर देना है, सभी को इंक्लूड करिए। सभी को इंक्लूड करने पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 5 + 8 + 2 + 6 + 9 + 15 और +12 और +18, 12 18 30 हो जाते हैं, है ना। सभी को इंक्लूड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 75/8, इसे भाग कर दीजिए तो आपके पास 9.37 आ जाएंगे, 9.37 आएगा। ठीक है, अब जो है हम अवरोही क्रम में इसे डाल देंगे क्योंकि हमें माध्यिका निकालना है। टोटल 8 है, 8 के लिए तो सीधे हम लोग लिखेंगे 8/2, मतलब चौथा टर्म आना चाहिए हमारा, चौथा और प्लस पांचवा टर्म का आधा होगा। तो चौथा टर्म क्या आएगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा 2 हमारा, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12, हमें चौथा और पांचवा से मतलब है। तो देखिए यहाँ चौथा और पांचवा, 9 और 8 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 17, 17 का आधा कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 8.5। और जो हमारा ये तो माध्यिका आ गया, हमारा माध्य कितना था, तो वो था 9.37 था। 9.37 में से हमें इतना घटा देना है, तो कितने आ जाएंगे, 9.37 माइनस कर दीजिए 8.50, घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 0.87 आएगा। तो देखिए 8 7 कहाँ पे है, 8 7 एक ही में है, वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, 8 7 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए अब कह रहा है क्या, 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4 5 और 6 के अनुपात में वितरित किया गया है। तो तारा टीना की राशि के बीच का अंतर बताना है, किसका, तारा, तारा यहाँ पे है और टीना यहाँ लास्ट, मतलब 4 और 6 वाले के बीच का डिफरेंस हमें बता देना है। चलिए अब बताइए 4 और 6 का डिफरेंस कितना है, तो आप बताएंगे 2। ठीक है, ये दो जो यूनिट है, पहले तो हम लोग सभी को यूनिट देखते हैं, 9 और 6 15, टोटल हमारे पास 15 यूनिट कितना है, तो ये 1000 को बांटा जा रहा है 15 यूनिट को। तो सीधे हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पे 1000 को कितने से डिवाइड, 15 से, लेकिन हमें किसका बताना है, इस दो का अंतर ही तो बता देना है, तो बस 2 से गुणा कर दीजिए, काटिए इसको, 5 से 3 टाइम में 5 से काटेंगे तो 200, अब यहाँ पे हो जाएंगे 400 और बटे 3, 400 को आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 1 3 3 आते ही रहेंगे, मतलब 133.333 आते रहेंगे। तो देखिए 133.33 ऑप्शन नंबर हम लोग का है, करेक्ट आंसर ए है आपका। देखिए समानांतर श्रेणी दिया है 10 7 4, ऐसे 30वां पद क्या होगा ये हमें बता देना है, 30वां पद बताना है। चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं 30वां पद क्या होगा। देखिए इसमें दिया हुआ ए कितना दिया हुआ 10, आपका डी भी दिया हुआ कितना है 7, -10 घटाइएगा तो आपके पास -3 आ रहा है। ठीक, एन भी दिया हुआ आपके पास क्या है, तो एन आप 30वां पद, तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे टी एन इक्वल हो जाएगा क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए सभी रखते, ए का वैल्यू कितना है, तो 10 है, प्लस एन का कितना है, 30 में से एक घटाइएगा तो सीधे 29, और डी का वैल्यू कितना है, माइनस में 3। चलिए यहाँ 10 और प्लस 29 और 3 में गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे 9 × 27 और 6 6 2 8, यानी दोनों को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड नहीं बल्कि घटेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस यानी -77 आ जाएगा, है ना। तो -77 देखिए है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे दिया गया है क्या, 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। देखिए जब यहाँ से किससे विभाजित है, x माइनस 8 से, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप सीधे यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल क्या हो जाएगा, 8 होगा, x इक्वल 8 होगा क्योंकि ये 8 उधर भाग जाएगा, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। x का वैल्यू जब 8 आ गया तो यहाँ पे रखिए, 8 और 8 में गुना करेंगे तो 64, 64 में गुना 3 करना होगा। पहले तो यहाँ पे हम लोग समीकरण लिखते हैं, क्या है हमारे पास, 3x² प्लस है हमारे पास ax और प्लस है 4,
इक्वल 0। अभी जस्ट x का वैल्यू हमें 8 रखना है, तो 3 और गुन्ने 8 का होल स्क्वायर प्लस a और गुन्ने 8 होगा प्लस 4 इक्वल 0, क्योंकि a का वैल्यू पता करना हमें। तो देखिए ये हो जाएंगे 3 और 64 में गुना करिए तो 192 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 8a हो जाएगा प्लस में 4 इक्वल 0। तो ये इसे जोड़ लीजिए, 96 हो जाएगा 196 और प्लस 8a हो जाएगा इक्वल 0। 8a का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे 8 से काट के देखिए क्योंकि उधर जाएगा तो कटेगा ही, सीधे यहाँ पे 8a इक्वल लिखते हैं 196, है ना। वो भी नहीं तो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में तो माइनस में चला गया, इधर डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से 8 हटा देंगे, 8 से काटेंगे 8 2 16 और 3 और 8 चौके 32 और 0.5, मतलब 24.5। वो क्या चीज़ में आएगा, तो माइनस में 24.5 है। तो यस, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी करेक्ट है, 24.5। देखिए क्वेश्चन आगे पूछा क्या गया हम लोग का कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है, 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें बता देना है कि क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या बताया, क्या कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, ओके ना। 4 लगातार विषम संख्याएं क्या है, हम सपोज कर लेते हैं, पहला x है, दूसरा है x+2 है, तीसरा है x+4 है, क्योंकि सम संख्याएं हैं यहाँ पे, विषम संख्याएं के लिए हमने लिया है। तो x+2 सपोज करिए हमने 3 मान लिया कोई विषम संख्या, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में ऐसे 4 जोड़ेंगे तो 9, ऐसे हमारी लगातार जो आएंगी। ठीक है, आगे जो है x+6, ये हमारी 4 लगातार विषम संख्याएं हो गई, इसका माध्य दिया हुआ है, सभी को इंक्लूड कर लेंगे, बट्टे 4 होगा, इक्वल में कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि दिया हुआ माध्य, सभी को इंक्लूड कर लीजिए। सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 4x और ये हो जाएगा 2 4 6 6 6 12, यहाँ पे 12 और गुने 6 चौके 24, ये जाके उधर घटेगा, मतलब x की वैल्यू आप बताएंगे 12/4 घटेगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 3 आ गई तो हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्या है, x+6 है, तो यहाँ पे 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला जो सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 3 साइंस का है। क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच वैल्यू 7 है, किसका पीएच वैल्यू 7 है। देखिए अब 7 उसका बताएंगे जो उदासीन होता है, तो उदासीन इसमें कौन है बताइए, तो आप बताएंगे शुद्ध पानी, इसमें ना कोई कलर है ना कोई स्वाद है ना, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कह रहा है पोटास फिटकिरी का जलीय विलयन क्या होता है, पोटास जो है फिटकिरी का जलीय विलयन क्या होता है, तो वो होता है, बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, आंसर ए करेक्ट बताइएगा, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है, हाइड्रोजन जो है अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है, क्या चीज करके, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके जो है हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है ना, तो आंसर डी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है यहाँ पे, तो आंसर बताएंगे यहाँ पे कन खजूरा जो है यह मोलस्का का उदाहरण नहीं है, बाद बाकी ऑक्टोपस, घेंगा, सीपी मतलब यूनियो ये सभी हैं आपके मोलस्का के उदाहरण। कन खजूरा आर्थ्रोपोडा का जीव है, ठीक है ना। आगे देखिए और आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रोपोडा के संग जंतु शरीर के जो है खंडन युक्त जो टांगे जोरदार तथा शरीर जो प्रायः 3 भागों में होते हैं, है ना, जैसे सिर हो गया, धड़ हो गया और उदर ये हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन से क्या कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण में जल में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी उसकी क्या हो जाएगी, तो फोकस दूरी उसकी बढ़ जाती है, आंसर ऑप्शन नंबर बी करके बता दीजिए, क्या हो जाएगी, फोकस दूरी उसकी बढ़ जाएगी। दीवार के पीछे खड़े व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है, किसके द्वारा पहचानी जा सकती है, तो आप बताएंगे वितरण तथा गुणता के द्वारा पहचानी जाती है, आंसर ए करेक्ट बताइएगा। आगे देखिएगा कह रहा मगरमच्छों के दिल में डैश होते हैं, क्या होते हैं बताइए, कितने प्रकोष्ठ, 1 2 3 4 कितने होते हैं, तो आंसर बताएंगे 4 प्रकोष्ठ होते हैं, आंसर बी करेक्ट बताइएगा। मनुष्य में भी 4 होता है ना, मनुष्य में भी 4 होता है, मछली में 2 होता है, मेढक में 3 होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से जो है इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं, बताइए कौन करते हैं, तो वो बताइएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, आंसर हमारा ए करेक्ट बताएंगे यहाँ पे। और ये सभी जो है प्रथम वर्ग के तत्व हैं और ये जो है क्षार धातु कहलाते हैं।
आगे क्वेश्चन है मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? तो ऑक्सीकरण है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन है बताइए? तो आंसर बताएंगे मेलेनिन। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। कौन है? मेलेनिन है, मेलेनिन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम भार कितने के बराबर होता है? 1 ग्राम भार बराबर होता है 980 डाइन होता है। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, है ना। 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन होता है या 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बल एवं समय गुणनफल है किसके? बल और समय जो है किसके गुणनफल है? तो आवेग का। आंसर सी करेक्ट बताइए किसका है? वह आवेग का है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कैलोरी मान जो है वैल्यू का क्रम किस प्रकार होगा? किस प्रकार होगा? तो आंसर बताएंगे वसा सबसे ज्यादा, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर हमारा ए करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है हमसे पूछा गया है कि संक्रमण धातुएं अपने यौगिकों में किस प्रकार के बंधन दर्शाते हैं? किस प्रकार के बंधन को दर्शाते हैं? तो आंसर बताएंगे आयनिक और उप सहसंयोजक बंधन दर्शाते हैं। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ग्रंथि मानव शरीर के एक अंतः ग्रंथि है? कौन है अंतः ग्रंथि? तो आंसर बताएंगे पीयूष जो है एक अंतः ग्रंथि है। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट बताएंगे। और ऐसे अंतः स्रावी ग्रंथियां बहुत सारे हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, है ना, पैराथाइड ग्रंथि हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया, पिनिबियल ग्रंथि हो गया, ये सब अंतः ग्रंथि है। आगे कह रहा है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सिद्धांत से है। किस सिद्धांत से बताइएगा? तो आंसर बता देंगे यहाँ पे कि यह जो होगा यहाँ पे एफ व ध्रुव मतलब फोकस और ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। तो ये सभी सत्य है। आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। यदि समान तार वाले यदि समान ताप वाली दो गेंदें परस्पर टकराती है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? क्या संरक्षित रहेगा? तो आंसर बताएंगे इसका संवेग संरक्षित रहेगा। आंसर डी करेक्ट बताएंगे क्या रहेगा? संवेग संरक्षित रहेगा। आगे कह रहा है कि एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आंसर बता देंगे यह हाइड्रोजन में नहीं होता है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे हाइड्रोजन। एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रम इकाई है तो एंगस्ट्रम इकाई जो है तरंग दैर्ध्य की है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे किसकी है? तरंग दैर्ध्य की है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है सोशल स्टडीज। सेक्शन नंबर 4 सोशल स्टडीज। क्वेश्चन है क्या मध्यकालीन प्रमुख इमारतें एवं संबंधित संस्थाएं के लिए दो स्तंभ क्रमशः एक्स और वाई दिए गए हैं, सुमिलित दर्शाएं और विकल्प का चयन करें। एक्स और वाई यहाँ पे। चलिए इसे हम लोग देखते हैं क्या है। पहला है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया है? तो आंसर बताएंगे यह बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल महल कौन बनवाया है बताइए? तो लाल महल बनवाया है बलबन ने। कौन बनवाया है? बलबन। 12 खंभा महल किसने बनवाया? 12 खंभा महल किसने बनाया है? मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने बनवाया है। अटाला मस्जिद किसने बनवाया है? अटाला मस्जिद किसने बनाया है? इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी बनवाया है। और हसन खां सूरी का मकबरा जो है ये कौन बनवाया है? तो ये शेरशाह सूरी जी बनवाया है। तो आंसर इसमें क्या फुलफिल होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? आपको ये भी याद रखना है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों? तो आपको बता दें दिल्ली में है ना। और लाल महल कहाँ पे? यह भी दिल्ली में है। 12 खंबा महल कहाँ पे है? यह भी दिल्ली में है। लेकिन अटाला मस्जिद कहाँ पे है? तो ये जौनपुर में है, जो इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा बनवाया गया है। और हसन खां सूरी का मकबरा जो शेरशाह सूरी बनवाया है ये कहाँ पे है? तो सहरसा में है। आगे है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था? तो आंसर बताएंगे 1928 में। आंसर सी करेक्ट बताएंगे 1928 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है क्या हमें मैग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? इसका क्या प्रभाव होगा? तो प्रभाव इसका बता दीजिएगा आप कि वे अधिक
प्रचुरता में पैदा होंगे, ये बात सत्य है। आगे कह रहा है क्या, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका जो है अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, ये भी सही है। यानी आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों होंगे। देखिए कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है, किस दिन होता है अधिकतम दूरी पे, तो आंसर बता देंगे, वो होता है 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को। और नजदीक कब होता है बता दीजिए, वो जनवरी में होता है। देखिए वह किसने कहा कि मानव प्रकृति रूप से एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, तो आंसर्स क्या हो जाएंगे हमारे, आंसर्स बता देंगे, अरस्तु ने कहा है मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने बोला है, तो ये आंसर्स हो जाएगा हमारा बी करेक्ट, अरस्तु। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हमारा, सूची 1 और 2 को हमें सुमिलित करना है, तो आइए सुमिलित करते हैं हम लोग। सूची 1 और 2, राष्ट्रीय गीत किसने, कहाँ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत बताइएगा, तो राष्ट्रीय गीत आप बता देंगे, ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है हमारा। वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान कौन है, जन गण मन, अब बता दीजिएगा। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है बताइए, राष्ट्रीय प्रतीक आप, तो आप बता देंगे राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ है। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, तो आंसर क्या बता देंगे, वो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। भारत में राजस्व घाटे से क्या मतलब है, तात्पर्य है कि क्या है इसका तात्पर्य, तो तात्पर्य आप बता देंगे इसका कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत बड़ी संपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। आंसर हम लोग का बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा, कौन सा रहा सबसे महत्वपूर्ण, तो आप बताएंगे फिरदौसी सिलसिला। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। वेद और संबंधित उपवेद का सुमेलित विकल्प निम्नलिखित में से कौन है, ये हमें बताना है, बताइए कौन है इसमें से, तो आंसर बता देंगे इसमें कि ऋग्वेद यजुर्वेद का है, ठीक है। यजुर्वेद जो है, ऋग्वेद जो है आयुर्वेद का है, ठीक है। यजुर्वेद धनुर्वेद का है, सामवेद गंधर्ववेद का है, अथर्ववेद शिल्पवेद का है, तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है हम लोग का कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है, हिंदुस्तान शिपयार्ड बताइए कहाँ पे है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड आप बताएंगे विशाखापट्टनम में है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। गार्डन बीच रॉ शॉप ली जो है ये कहाँ पे है, कोलकाता में स्थित है। गार्डन रिच वर्कशिप लिमिटेड की स्थापना 1934 में हुआ था, है ना। सूची 1 और 2 को हमें सम्मिलित करना है, आइए देखते हैं सूची 1 और 2 में क्या है। तो सूची 1 और 2 में है क्या, लिखा गया है विधानतः नए राज्य का शामिल करना, कौन से अनुच्छेद में है बताइएगा, तो ये आर्टिकल 2 में है, किसमें है, आर्टिकल 2 में बताया गया है। आगे देखिए समता का अधिकार, समता का अधिकार किस में है, तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, किस में है, आर्टिकल 14 में है समता का अधिकार। आगे देखिए गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण किस आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल 22 में है, इसमें आर्टिकल 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है, अनुच्छेद 111 में है, तो आंसर हम लोग का क्या फुलफिल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके फुलफिल हो जाएंगे, वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है हमें, पंच सिद्धांतिका पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है, पंच सिद्धांतिका जो है किसकी रचना है, तो आंसर बताएंगे वराहमिहिर की है, आंसर बी करेक्ट बताएंगे, है ना। और यह रचना जो है खगोल शास्त्र की है। आर्यभट्ट एवं वराहमिहिर गुप्त काल के प्रमुख विद्वान थे, वराहमिहिर जो है खगोल शास्त्र के महान विद्वान थे। वराहमिहिर की रचनाएं बहुत सारी, पंच सिद्धांतिका, बृहद सिद्धांतिका, है ना, बृहद जातक, लघु जातक, ये सभी है इनका। 1923 में गठित राजस्व पार्टी का प्रथम महासचिव कौन थे, प्रथम महासचिव कौन थे, पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, जो मोतीलाल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। गेहूं किस जलवायु का फसल है, गेहूं जो है किस जलवायु का फसल है, तो आंसर बता देंगे यह है शीतोष्ण जलवायु का है, आंसर डी करेक्ट बताएंगे, शीतोष्ण जलवायु का है। कह रहा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, सलाल जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है, तो आंसर बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, आंसर बी करेक्ट बताएंगे। तुलबुल परियोजना भारत, तुलबुल परियोजना जो है ये कहाँ पे, भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित योजना है ये तुलबुल, है ना। दुलहस्ती प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। हंसदेव
बांगो प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में है, कंसावती प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में है, फरक्का परियोजना तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, महाकाली परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो है बाल लिंग अनुपात कितना था बताइए। तो आंसर बता देंगे बाल लिंग अनुपात 935। आंसर एक करेक्ट बताएंगे 935। देखिए लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारत में पहली बार जनगणना शुरुआत किया था, परंतु नियमित रूप से 1881 में कौन लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है प्रतिशत में, तो 17.5% आप बताएंगे। आगे देखिए और भारत का बाल लिंगानुपात पूछे तो 919 बताना है, ठीक है, और बिहार का 935 है। देखिए और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश 972 है। और सबसे कम पूछे शिशु लिंगानुपात वाला राज्य तो वो है हरियाणा, कितना 834 है। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। कौन से राज्य में शुरू किया गया था, राजस्थान में। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, राजस्थान में गरीबों के लिए संचित यह योजना जो है सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। राजस्थान के इस योजना के लागू होने के समय तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे। 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था यह योजना। देखिए बिहार के काले गेहूं की खेती की शुरुआत कहाँ पर किया गई, कहाँ पे किया गया, तो आंसर बताएंगे दरभंगा में काले गेहूं की खेती। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है, किसको है, तो आंसर बताएंगे राष्ट्रपति को। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू 356 में है, वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या चीज में है बताइए, संपत्ति का अधिकार, तो आंसर बता देंगे ये है विधिक अधिकार है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, क्या है, विधिक अधिकार है, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के से हटा दिया गया था 1977 में, है ना, इसको हटा करके क्या विधिक अधिकार में बना दिया गया। और ये कौन से आर्टिकल में चल गया है, तो ये 300 के क में चला गया है संपत्ति का। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 5 जनरल इंग्लिश का है। क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है, बनाना, तैयार करना, तो इसका एंटोनिम बता दीजिए, नष्ट करना यानी डिस्ट्रॉय करना। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ पीपल especially trade or pilgrims traveling together across a dress desert, है ना, तो क्या बताएंगे यहाँ पे बताएंगे कि यात्रियों और पशुओं का दल जो एक साथ मिलकर सफर करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रेवैन। उसे क्या कहते हैं, क्रेवैन कहते हैं। आंसर बी करेक्ट होगा। क्रेवैन मतलब एक साथ जा रहे वाहन या जहाज का काफिला बोल सकते हैं इसको, है ना। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आइए नरेशन बनाते हैं। द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड द डेली फुटफॉल ऑफ पैसेंजर्स हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर। तो बताइए इसका नरेशन हम लोग क्या बनाएंगे, इसका नरेशन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे कि द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट द डेली footfall of passengers had increased significantly since the previous years। आंसर हम लोग का डी करेक्ट बता देंगे। देखिए नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, हमें साइनोनिम बताना है। क्या है वर्ड, चाओश। चाओश का क्या बता देंगे यहाँ पे साइनोनिम, तो देखिएगा इसका मतलब होता है अवस्था या फिर गड़बड़ी, तो इसका साइनोनिम क्या होगा, साइनोनिम इसका बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, डिसहार्मनी, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इसका मतलब होता है लय भंग कर देना। Select the most appropriate option to fill in the blank. It has been dash a pleasure to meet you। तो बताइए यहाँ पे क्या फुलफिल करेंगे, यहाँ पे सच लगेगा। आंसर ये बताएंगे सच के साथ जो है ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन को रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सच यूज होगा। आंसर से होगा। देखिए आगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, पेंगुइन्स आर ब्लैक एंड व्हाइट सी बर्ड that like almost dash in the cold southern hemisphere। आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर बताएंगे यहाँ पे
एक्सक्यूसिवली। आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्यूसिवली मतलब सीधे से आप यहाँ पे बताएंगे जो पेंगुइन जो है पक्षी खासकर जो एक्सक्यूसिवली कहने का मतलब है कि ठंडी दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं ना, एक्सक्यूसिवली। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, क्या है, मेक अ बी लाइन। मेक अ बी लाइन कहने का क्या तात्पर्य है, इसका कहने का तात्पर्य है ना कि सीधा रास्ता। तो आंसर्स क्या बनेंगे, पुट द बी इन अ लाइन, आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया हमें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, क्या है, पेन इन द नेक। पेन इन द नेक इसका मतलब क्या होगा, पेन इन द नेक कहने का मतलब, पेन इन द नेक मतलब मुसीबत या फिर यातनाएं बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, समवन और समथिंग दैट इज अ वेरी एनोइंग, आंसर्स हमारा सी करेक्ट बता देंगे, ऑप्शन सी होगा। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम हमें बताना है, वर्ड क्या है हमारे पास, मोस्ट। मोशिट क्या होता है, मोशिट मतलब होता है दोस्तों नमी, है ना, मोशिट मतलब नमी होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, सूखा, ड्राई, आंसर सी करेक्ट बता दीजिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, देयर वाज अ नैरो स्ट्रेस स्टेयर केस, है ना, देयर वाज अ नैरो स्टेयर केस डैश अप टू द रूफ। तो आंसर्स क्या बता देंगे यहाँ पे, आंसर्स बता देंगे मतलब कि यहाँ पे स्टेयर केस कहने का क्या मतलब है, स्टेयर केस कहने का मतलब है कि सीढ़ी का रास्ता, है ना, निश्चित रूप से छत पर या फिर छत की ओर जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या बताएंगे, लीडिंग का यहाँ पे उपयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, लीडिंग, ऑप्शन डी करेक्ट बता देंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, दिस इज डैश अ लवली स्मार्टफोन, डिड यू पे अ लॉट फॉर इट। तो आंसर बता देंगे कि ऑप्शन नंबर सी, सच यहाँ पे होगा, है ना, सच, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हम लोग से क्या, कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, द यंग वन ऑफ अ काउ, द यंग वन ऑफ अ काउ। तो इसका मतलब क्या है, मतलब गाय का छोटा बछड़ा, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, काज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ही ऑलवेज हैड अ क्लोज डैश विथ हिज ग्रैंडफादर। तो आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे, किसी से जो है काफी ज्यादा लगाव होना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एफिनिटी, आंसर्स डी करेक्ट बताएंगे यहाँ पे, है ना, एफिनिटी। देखिए सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आइए देख लेते हैं कौन है स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे। स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे वेलफेयर है, वेलफेयर मतलब क्या होता है, भलाई, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, तो WEL होगा, FARE होगा, वेलफेयर बस ये होगा, डबल एल नहीं होगा। तो आंसर्स हम लोग का ए करेक्ट बनेगा यहाँ पे। देखिए select the option that express the given sentence in a passive voice, okay, his mother is his mother is staring at him। तो आंसर्स यहाँ पे क्या बताएंगे, आंसर्स बनेगा हमारा कि he is being starred, he is being starred at by his mother। यहाँ पे हम लोग देखा था कि ये ING है स्टारिंग, है ना, तो स्टारिंग है तो यहाँ पे बीइंग तो लगेगा ही लगेगा, कंफर्म है। तो मतलब ये तो होता नहीं आपका और ये होता नहीं, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो कट गया। अब देखिए यहाँ पे वाज ये आ गया, यहाँ पे तो वाज आएगा नहीं क्योंकि ये हमें प्रेजेंट में है, तो ये भी कट जाता है आपका, इसलिए ऑप्शन सीधे सी आपका बच जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, और रिसेंट सर्वे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फियर ask people to dash to a list of common phobia। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर्स बताएंगे कि यहाँ पे रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना, जिन लोगों को अलग अलग मतलब अलग अलग कॉमन फोबिया के बारे में जवाब देने के लिए कहा गया है यहाँ पे। तो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, रिस्पॉन्ड, आंसर्स ए करेक्ट बताइएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच contains a grammatical error, you are fond of instrumental music isn't it। तो बताइए यहाँ पे क्या एरर करा गया है, तो एरर यहाँ पे करा गया है isn't it, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप का यूज किया गया ये यहाँ पे गलत है ना। तो होना क्या चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए था इज नॉट, मतलब सीधे से नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, आंसर हम लोग का डी करेक्ट है।
देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज मैंडेटरी फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द डैश ऑफ द प्रोडक्ट टू बी गिवन ऑन द लेवल। तो आंसर्स यहाँ पे क्या बताएंगे कि किसी भी हम लोग जो प्रोडक्ट्स है उसके लेवल पर जो प्रोडक्ट के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसकी जानकारी के लिए। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, इंग्रेडिएंट्स। आंसर्स हमें सी करेक्ट ऑप्शंस राइट होंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, टू गेट द डैश आइडिया यू नीड टू रीड थ्रू आउट द पैराग्राफ फर्स्ट। तो आंसर बता देंगे कि हमें कोई भी जो पैराग्राफ दिया गया उसको पढ़ने, हम उसका जो है गिस्ट कहने का मतलब कि निचोड़ अथवा ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ऑप्शंस, हम लोग बताएंगे टू गेट द ओवरऑल आइडिया है ना। ऑप्शंस हमारा बी करेक्ट बता देगा। आगे है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज द स्टोरी ऑफ अ किंग हु वाज फॉन्ड ऑफ बीइंग डैश लाइज। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर बता देंगे कि यहाँ बीइंग के साथ मेन वर्ब मतलब भी थ्री में ही रखा जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस बता देंगे, राइट आंसर्स बी होगा, यहाँ पे टोल्ड होगा, ऑप्शंस बी होगा, यही है भी थ्री में, तो करेक्ट आंसर्स बी होगा। देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है सेक्शन वो है सेक्शन नंबर 6, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि बी की माँ ए है, ए की इकलौती बेटी है, ए की माँ की इकलौती बेटी है, ए का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है इसका, मामा है, क्या है इसका मामा। देखिए बी की माँ, बी की माँ जो है ए की माँ की इकलौती बेटी है, तो बी का ऐसे क्या संबंध है, उसके मामा है। देखिए निश्चित प्रश्न हमें बताना है कि क्या आने वाला है। एस, एस क्या है, एस से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो क्या आना चाहिए आगे, सैटरडे, यानी एस से स्टार्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, हरि अपने घर से पूरब दिशा में चला 200 मीटर, ठीक है, चलता है, उसके बाद जो है 80 मीटर उत्तर की तरफ, 80 मीटर उत्तर की तरफ चला, 40 मीटर पूरब दिशा, 40 मीटर पूरब दिशा और 80 मीटर दक्षिण दिशा, 80 मीटर दक्षिण दिशा क्रम से चलता है। उसके बाद जो है रुक जाता है और वो अपने घर से कितनी दूरी पे, तो देखिए घर यहाँ से था तो ये 80 चला और यहाँ से 40 चला, तो ये मतलब 200 चला, यहाँ से 40 चला, तो 240, यानी आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है क्या इसमें कि ये लोड का ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो हमें बताना है इसका लैडर का क्या होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, जैसे देखिए एल, एल को क्या लिखा गया है, एम, मतलब एक बढ़ा के लिखा गया, ओ 15 के एक 16 लिखा है, ए से बी, डी से ई, मतलब एक एक बढ़ा दिया गया, तो हम भी एक एक बढ़ा देंगे, एल, एल से एक बढ़ा दीजिए क्या हो जाएगा, एम, ये तो काट दीजिए है ना, एम सभी अब रहेंगे, ठीक है, एम रखेंगे, जस्ट ए के बाद बी आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर ई के बाद एफ आ जाएगा, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, तो ये ऑप्शन एक ही है वो फुलफिल कर रहा है, और आर के बाद ए सी रहेगा, तो राइट आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब बताना है इसमें क्या आने वाला है जो फुलफिल करेगा इस पे। तो देखिए यहाँ पे बी, बी से डी कितना, दो बढ़ा, यहाँ से 4 से 3, मतलब ये 2 बढ़ा ये 3 बढ़ा, ठीक है, यहाँ से देखिए 7 और 3 10, और यहाँ 10 4 14, 3 और यहाँ पे 4, देख रहे हैं ना, यहाँ 2 3 3 4, यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 4 5 और 5 6 होना चाहिए था। तो आइए देख लेते हैं 4 5 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल 14 4 18, तो यहाँ से 5 ही होना चाहिए, तो 5 होने के लिए क्या करेंगे, तो 18 5 कितने होते हैं 23, 23 पे क्या आता है डब्लू, आंसर सी करेक्ट होगा। वेन आरेख को हमें बताना है, संगीतकार, वाद्य यंत्र और वायलिन वादक, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो अब बताएंगे वायलिन जो बजाते हैं वो जो है वाद्य वादक है, और ये सभी क्या है संगीतकार है, यानी आंसर हमारा ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्या आएगा, 9 है तो 86, तो 13 तो क्या आने वाला है, देखिए 9 को हम लोग यदि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, 81 में 5 जोड़ देंगे, वैसे ही 13 का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 1169 आएगा, 169 में हम लोग कितना इंक्लूड कर दें, तो आप बताएंगे 5, 5 इंक्लूड कर देंगे कितना 174, ऑप्शन नंबर सी। प्रदत्त त्रिभुज, प्रदत्त आकृति में त्रिभुजों की संख्या, इसमें तो बहुत ही सिंपल है, आप बता पाएंगे इसमें टोटल त्रिभुज संख्या, एक ये हो गया, ये काटिए तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा, छठा हो गया, फिर अब इसे भागिए, सातवां हो जाएगा, ये आठवां हो जाएगा, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हमें 8 निकल गया, आंसर ये बता दीजिएगा। देखिए इसमें बताना है क्या होगा, ये दिया हुआ है कि हमें x का मान बताना है क्या होगा, यहाँ पे x जो है इसके जगह पे क्या आना चाहिए, तो आइए देख लेते हैं x की जगह पे क्या होना चाहिए, 8 और 3 11, 11 यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 6 बढ़ा,
तो आगे क्या आना चाहिए, तो आप बताएंगे कि 3 6, तो यहाँ पे 6 मतलब 12 होना चाहिए था, तो 12 यदि बढ़ा देते हमारा 29 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए इसमें 24 बढ़ाना है आपको, सभी में दोगुना हो रहा है तो बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, मतलब 12 यहाँ पे जोड़ ही दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन जो दिया है हमें कूट भाषा में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसका क्या होगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पी से एस कितना बढ़ा है, तो आप बता देंगे 3, ए से सी कितना बढ़ा है, तो आप बता देंगे 2, और देखिए आई 9 पे आता है तो ये 12 पे 3, तो मतलब कि 3 2 3 2 3 2 ऐसे सभी में बढ़ रहे हैं, तो हम भी बढ़ाते हैं। 23 से 3 बढ़ाइए तो 26, 26 पे क्या आता है जेड, तो जेड सभी है, ऑप्शन नंबर सिर्फ डी काटिए क्योंकि ये तो होंगे नहीं। 26 के लिए जेड आएगा। जस्ट देखिए अब 2 बढ़ाना, 18 2 20, 20 पे क्या आता है टी आता है, फिर 9 से 3 3 तब 12, 12 पे कितने आ जाएंगे, 12 पे एल आता है, फिर 20, 20 और 2 22, 22 पे भी आता है, और 5 और 3 8, 8 ये होगा, और 18 2 20, 20 पे क्या आता है टी आता है ना, तो टी रखेंगे। तो देखिए ये कौन सा फुलफिल है, तो ये आप बता देंगे ऑप्शन नंबर आपका बी है, फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन बी होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।